हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आइए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम लोग अपने थर्मोडायनामिक्स का अगला टॉपिक, जो कि है अपना आइसोबारिक प्रोसेस। आप इसको इम्पोर्टेंट नाम दे सकते हो, क्योंकि आज यहाँ पे हम लोग दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं जो आपको आगे बहुत काम आएंगे। अगर आपने डायरेक्टली याद कर लिया तो क्वेश्चन में सीधे अप्लाई कर पाओगे। और बच्चों, हम तो थर्मोडायनेमिक्स ही फील करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में जो आइसोबारिक प्रोसेस होता है, आप लोग उसके अंदर क्या पढ़ते हो मेरे प्यारे भाई। आप लोग यहाँ पर देखते हो कि सर जी, ये तो हमने देखा हुआ था। कहाँ पर? ये तो हमने केटीजी में देखा है कि यहाँ पर प्रेशर क्या होता है। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रेशर क्या होता है? यहाँ पर प्रेशर तो कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है तो बस, जब प्रेशर ही कांस्टेंट है तो बाकी सारी बातें यहाँ पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। आइए यहाँ पर मैं आपको एक स्क्वायर बॉक्स में पूरी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक और बात, रुकिए, ये तो बाद में करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो सिस्टम के ऊपर क्या क्या होगा। जब प्रेशर वह कांस्टेंट होगा, रुकिए जरा इसको हम लॉक मार दें ताकि मार्कर करने में ये भाई यहाँ से कहीं कूदे उदे ना, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए कि ये तो हो गया अपना एक कंटेनर, और अब दूसरी भाषा में अपना सिस्टम। ठीक है, चलिए। और यहां तक मैंने भर रखी है इसके अंदर गैस। कोई भी एक सुंदर सी बढ़िया सी गैस ले लो और यहां तक भरकर रख दो, ठीक है। चलिए, दिख रही है। और यहां पर ऊपर से लगाना है हमको पिस्टन। क्या लगाना है मेरे प्यारे भाई? यहां पर ऊपर से हमको लगाना है पिस्टन, ठीक है। और यहां पर पिस्टन लगाने के बाद में नीचे से हमको देनी है इसको हीट एनर्जी, ठीक है। नीचे से हमको देनी है इसको हीट एनर्जी। चलिए, अब यहां से इसको हीट एनर्जी मिल रही है। अब एक बात मुझे ये बताइए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब एक बात आप मुझे ये बताइए कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट था, वॉल्यूम तो कांस्टेंट था। देखिए, मैंने हीट एनर्जी दिया, मतलब मैंने डीक्यू उसको प्रोवाइड किया। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इमेजिन करो आइसोकोरिक प्रोसेस को, जाओ बैकवर्ड। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब पिस्टन मूव नहीं हो रहा, मतलब वॉल्यूम एक्सपांड नहीं हो रहा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन जीरो है, वर्क डन जीरो है। आओ यहाँ पर जरा अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करो। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? dq इक्वल्स टू dw प्लस du। एक बात बताओ मेरे को, अगर मेरा वर्क डन ही कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया, तो मेरा हीट किसके बराबर था? मेरा dq बराबर था du के। किसके बराबर था? मेरा dq बराबर था du के। मतलब मेरी इंटरनल हीट एनर्जी, मतलब मेरी हीट एनर्जी टोटल टोटल किस में जा रही थी? वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। वो टोटल एज ए इंटरनल एनर्जी स्टोर हो रही थी। समझ गए? वो टोटल एज अ इंटरनल एनर्जी स्टोर हो रही थी, पूरी की पूरी हीट एनर्जी। और यहीं से मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया था बच्चों, du इक्वल्स टू NCV/dt। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको याद भी होगा, ठीक है। अब आइए, बट अगर अब प्रेशर कांस्टेंट है, अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, बट अब नजारा दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है मेरे प्यारे भाई। अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है मींस पिस्टन अब मूवेबल है। यहाँ पर पिस्टन अब कैसा मेरे भाई? पिस्टन अब मूवेबल है। और अगर अब पिस्टन मूवेबल है, अब अगर पिस्टन मूवेबल है तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी चेंज होगा। और अगर वॉल्यूम भी चेंज होगा तो वहां पे वर्क डन भी होगा। और मैंने जितनी हीट एनर्जी दी होगी उसमें से कुछ एनर्जी वर्क डन के लिए काम आएगी, और जो बची और जो बच जाएगी वो एज ए स्टोर होगी इंटरनल एनर्जी। मतलब अब इसके अंदर du प्लस dw दोनों का काम आने वाला है। अब मेजर सवाल यहां पर ये उठता है बच्चों, देखिए आइसोकोरिक वाले में तो du बराबर dq होता है, मतलब जितना हीट मैं दे रहा हूं वही इंटरनल एनर्जी भी है मेरे लिए, ठीक है। वही इंटरनल एनर्जी भी है। बट अब क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैंने जितना हीट दिया तो उसमें से कितना परसेंट हिस्सा dw के पास गया और कितना परसेंट हिस्सा du के पास गया। समझे कि नहीं समझे? समझे? सपोज करो मैंने आपको अगर 100 यूनिट का हीट एनर्जी देता हूं मैं, सपोज करो कि मैंने आपको 100 यूनिट का dq दिया। dq कितना है मेरे प्यारे भाई? 100 यूनिट है।
तो एक बात बताइए, सवाल ये है कि इसमें से अगर 45 DW लेके जा रहा है 45 यूनिट, तो DU कितना लेके जाएगा? 55 यूनिट लेके जाएगा। बस यही 45 और 55 की वैल्यू कहां से आई, कैसे आई, वही हमको बतानी है। समझे इतना? क्लियर? चलिए, क्लियर गोल अपना। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन देख ले, इसको लिख लो एक बार नोट डाउन करके, ठीक है। इफ अ सिस्टम अंडरगोस चेंजेस फ्रॉम A to B such that pressure remains constant, that is under the isobaric process। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए। अब देखिए यहाँ पर मेरे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लिया गया है प्रेशर को कांस्टेंट, यहां पर लिया गया है प्रेशर को कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, देन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन I can say that PV equals to nRT। ठीक है प्यारे भाई, PV equals to nRT। Now pressure is constant and nR is also constant। तो प्रेशर को nR के पास भेज दो मेरे भाई, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट की झोली में रहे वही अच्छा है, ठीक है, इनटू टी। अब यहाँ पर क्या दिख गया मेरे को? ये दिख गया मेरे को एक इक्वेशन, जहां से मैं क्या बोल सकता हूं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स V बाय T का रेशियो यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को, NR बाई P, जो कि पूरा का पूरा कांस्टेंट है। मीन्स V बाय T का रेशियो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है। और अगर इसका रेशियो कांस्टेंट है तो एक रिलेशन जो इंपॉर्टेंट वाला मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझको, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो V1 बाय V2 इक्वल्स टू T1 बाय T2। तो ये रिलेशन कृपया करके आप लोग ध्यान में रखेंगे। समझे इतना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आइए तो अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई, ग्राफ इसमें भी है। ग्राफ का आपका और ग्राफ का रिश्ता बहुत लंबे समय तक बना रहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है आपके लिए। चलिए देखिए यहाँ पर, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर आपको, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर टॉपिक का नाम डाल दीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। चलिए ग्राफ कैसा मिलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। चलो फिर ग्राफ बना ही लेते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन, क्या दिक्कत है, ग्राफ हम लोग स्ट्रेट लाइन बना ही लेते हैं इनके बीच में। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, क्या ग्राफ ओरिजिन से पास होगा या नहीं? जी नहीं यार, बिल्कुल भी ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई? क्योंकि ओरिजिन पे तो टेम्परेचर क्या होता है, ओरिजिन पे टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। समझे कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? ओरिजिन पे टेम्परेचर क्या होता है, ओरिजिन पे टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। अब एक बात ये बताओ, अब ये तो स्ट्रेट लाइन होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन बट टुवर्ड्स द ओरिजिन, डायरेक्शन ओरिजिन की ही होगा। इस ग्राफ का स्लोप क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इक्वेशन नहीं दिख रहा है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, वेट दूसरा रंग लेता हूं, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, y की जगह पे क्या है मेरे प्यारे भाई, v है, m इंटू एक्स की जगह पे क्या है, t है। कंपेयर करो इससे, कंपेयर करो, क्या मिल जाएगा, nr बाई पी मिल जाएगा m की जगह पर। तो v इक्वल्स टू nr बाय p इंटू टी। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, स्लोप क्या है मेरा प्यारे प्यारे बच्चों, nr बाय p है। और कौन से ग्राफ में p है मेरे भाई, v वर्सेस t के ग्राफ में, ठीक है। v वर्सेस t के ग्राफ में स्लोप क्या है मेरा, nr बाय p है। तो यहां से एक रिलेशन देखने को मिल रहा है यार, यहां से एक रिलेशन देखने को मिल रहा है, स्लोप स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, is inversely proportional to pressure at constant pressure,
एट कांस्टेंट प्रेशर, वो भी कौन से ग्राफ में मेरे प्यारे भाई, V वर्सेस T के ग्राफ में, एट कांस्टेंट प्रेशर, वो भी कौन से ग्राफ में, V वर्सेस T के ग्राफ में। समझ गए, जैसे कल वाले ग्राफ में था इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझ गए, तो बस ये वही चीज है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब टीपी ग्राफ एक बार देख लेते हैं हम लोग। चलिए कि यहीं पे दिखा दूं मैं कहीं पे, क्योंकि थोड़ा यहीं पे जुगाड़ करके बना देते हैं, नहीं तो दो दो स्लाइड लिखना पड़ेगा। अरे मिट गया क्या, चलिए इसको यहां करो, अरे सबको थोड़ा सा यहाँ करो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए ग्राफ पे बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिए, ग्राफ है अपना वीटी कर्व, सॉरी टीवी कर्व का, ठीक है। कैसा है, टीवी कर्व का ग्राफ है, सेम ग्राफ होगा, यही रिलेशन को उल्टा बोल सकते हो, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। बट अब यहाँ पे स्लोप की बातें चेंज हो जाएंगी। कैसे, y equals to mx plus c, ग्राफ इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन, तो c तो नहीं होगा, तो y की जगह पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, t है। m क्या आएगा यहाँ से मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखो, टीवी ग्राफ है, तो इक्वेशन में फिर से लिख दो यहाँ पर pv इक्वल्स टू nrt। अब t को अकेला करना है तो t इक्वल्स टू v अपॉन nr p, ठीक है। देखो प्रेशर कांस्टेंट है ना, P अपॉन एन आर, P अपॉन एन आर इंटू वी। अब ये तो कांस्टेंट हो गया है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है, T अपॉन एन आर इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्लोप क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के लिए मेरा स्लोप बन जाएगा P अपॉन एन आर, और रिलेशन क्या आएगा मेरा, और मेरा रिलेशन आएगा स्लोप is directly proportional to pressure at constant pressure, at constant pressure in T versus V ग्राफ, in T versus V ग्राफ। समझ गए, सिंपल है। टीवी ग्राफ है तो प्रेशर डायरेक्टली, मतलब स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और अगर वीटी ग्राफ है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इतना आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स निकालने हैं अपने को। चलिए एक बात बताइए, पीवी है तो मेरे को यहाँ पे सबका एक ध्यान में रखना है, मेरे को प्रेशर कांस्टेंट ही रखना है, क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा बच्चों, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। और कोई मत बोलना सर ये लाइन को क्यों टच नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम जीरो है, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस जीरो होता है, तो जीरो वॉल्यूम पे कुछ गैस ही नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट रखना है, तो यहाँ पे लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन एकदम, ठीक है। यहां पर भी कांस्टेंट रखना है प्रेशर, तो लाइन कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, ठीक है। चलो बना लो आप लोग, चलिए बना लिया। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो एरो यहां पर दिखा देता हूं मैं एक बार, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एरो दिखाओगे तो भी चलेगा, नहीं दिखाओगे इसमें तो भी चलेगा, बट ठीक है हम शो शो कर देते हैं, तो जाने दो, हटाओ। चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे। हाँ कर लेगा इसको, चलिए कर लेते हैं। आइए रिलेशन देखिए, वीटी ग्राफ में दिया गया है P1 P2 P3। अब इनमें से ये प्रेशर का रिलेशन बताना है आपको, कल वाले के जैसा ही है बिल्कुल। अगर आपने कल वाला रिवाइज किया हुआ होगा तो ये सवाल आप लोग लगा लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए लगाइए इसको, आप लोग लगाइए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। हाँ
चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। वीटी कर्व है, प्रेशर है, याद है हमने स्लोप निकाला था, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रेशर इन विच वीटी कर्व, इन विच वीटी कर्व। ठीक है, प्रेशर ज्यादा स्लोप कम, स्लोप कम प्रेशर ज्यादा। ठीक है, चलिए तो फिर रिलेशन निकाल लेते हैं यहां पर। स्लोप ऑफ P1 इज लेस देन स्लोप ऑफ P2 इज लेस देन स्लोप ऑफ P3, मतलब P3 का स्लोप क्या सबसे ज्यादा है। तो मेरे भाई जो सबसे कम स्लोप पे है वही सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, मीन्स P3 इज वेरी मच लेस एंड P1 इज वेरी मच ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल सवाल था मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन एक और था यार, ये सब ग्राफो ही है क्या? चाहिए आगे है, चलिए कोई नहीं, ग्राफ वाले सवाल हम लोग लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहले हम लोग ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक एक पढ़ ले, जिसके लिए आज का लेक्चर रखा गया है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक ये क्वेश्चन है अपना और एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है। चेंजेस ये है कि यहाँ पर आएगा डाई एटॉमिक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मोनो एटॉमिक गैस जी। ठीक है, और ट्राई एटॉमिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, एकदम वीआईपी वाला डेरिवेशन करके दिखाता हूं मैं आपको। मेरे में भी शायद ये आपके नोटबुक में ना हो मेरे प्यारे भाई, बट आपको इसका फॉर्मूला पता होना जरूरी है, समझ गए? चलिए चलिए, ये कंटेनर है, कंटेनर में यहां तक गैस रखा गया है। ठीक है, कंटेनर में यहां तक गैस रखा गया और इसके ऊपर यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है। और पिस्टन नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। और ध्यान में रखना पिस्टन इज मूवेबल। पिस्टन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मूवेबल है। ठीक है, चलिए अब आइए, मानिए मैंने इसको यहां से हीट प्रोवाइड किया। ठीक है, मैंने इसको यहां से हीट प्रोवाइड किया। अब हीट जब यहां से मैं इसको दूंगा, मतलब मैंने क्या दिया इसको, मैंने डी क्यू दिया, तो ये डी क्यू आगे जाके डी डब्ल्यू और डी यू में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये डी क्यू आगे जाके डी डब्ल्यू और डी यू में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाई, भूत बन गया ये पूरा। चलिए ठीक है, ये डी क्यू आगे जाके डी डब्ल्यू और डी यू में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मेरा सवाल यह है कि डी क्यू का कितना हिस्सा डी डब्ल्यू लेके गया और डी क्यू का कितना हिस्सा डी यू लेके गया। सपोज करो एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करो आपका एक 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, एग्जाम्पल से रिलेट करना आप लोग। ठीक है, आपका एक 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है और उस 100 मार्क्स के पेपर में आपके दो पेपर है। ठीक है, कितने पेपर है? दो पेपर है, एक आपका केमिस्ट्री का और एक आपका फिजिक्स का है। अब मान लो आपको टोटल नंबर मिलने वाले हैं 100 में से। ठीक है, टोटल नंबर आपको 100 में से मिलने वाले हैं। तो एक तो आप बताओगे कि आपको 100 में से टोटल इतना नंबर मिला है। मैं मान लेता हूँ 100 में से आप मेरे को बोलोगे सर मेरे को मिला है टोटल 70 मार्क्स। ठीक है, नहीं 70 मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछोगे कि एक बात बताओ यार कि आपको, चलो मान लो 100 में से 100 मिल गए ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हीट एनर्जी तो पूरी यूज कर रहे हैं। मान लो आपको 100 में से 100 मिल चुके हैं,
लेकिन मैंने 50-50 के पोर्शन में पेपर रखा ही नहीं है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। तो आप लोग बोलेंगे एक बात बताओ, 100 में से 100 मिले हैं तो तुमको केमिस्ट्री में कितना मिला? बोलो कि गुरुजी मुझे केमिस्ट्री में 45 मिले हैं और फिजिक्स में मुझे 55 मिले हैं। कितने में से? 100 में से। बच्चा पेपर 100 मार्क्स का ही था, 100 में से 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे और 55 क्वेश्चन फिजिक्स के थे। तो मेरे केमिस्ट्री के सारे सही हो गए और फिजिक्स के भी सारे सही हो गए। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि 100 मार्क आगे जाके बढ़ गया, 45 कहां पर? केमिस्ट्री में, और 55 कहां? फिजिक्स में। तो वैसे ही हीट आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक DW के पास और एक DU के पास। तो वही कितनी कितनी हीट DW ने ली और कितना हीट DU ने लिया वो बताना है। तो यहां पर मैं अगर रिलेट करना चाहूं इस एग्जांपल से, मान लो मैं इसको वर्क डन बोल रहा हूं और इसको मैं इंटरनल एनर्जी बोल रहा हूं, तो यहां पर क्या मिल जाएगा मेरे को? क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि वर्क डन हुआ है dW/dQ, मतलब कि मैंने इतना तो यूज कर लिया ना, इतनी एनर्जी dW/dQ कहां यूज हो गई? वर्क डन में। और ये क्या है? DU/dQ कहां यूज हो गई? कहां यूज हो गई? देखो इसका ये जो है ये क्या बता रहा है कि मेरे को 55% मिले हैं फिजिक्स में और मेरे को 45% मिले हैं केमिस्ट्री में। तो DU/dQ क्या बता रहा है कि मैंने DU एनर्जी यूज की है, ठीक है। DQ का इतना हिस्सा DQ में गया है और इतना हिस्सा DW में गया है। समझ में आया आपको? मतलब मेरे को फाइनली क्या निकालना है? DW/dQ और DU/dQ की वैल्यू निकालनी है। मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए, मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए। समझे आप लोग? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए फिर आइए बढ़ते हैं आगे। इसको कहीं चाहिए तो शॉर्टकट में आप लोग लिख के रख सकते हो। चलिए ये डेरिवेशन हम लोग कैसे करने वाले हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है प्यारे भाई, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। चलिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, I can say that dq is nothing but dw plus du, तो dw plus du, ठीक है। और एक बात बताइए आप लोग, मुझे फाइंड क्या करना है? dw/dq और du/dq, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। आइए तो यहां पे मैं क्या करूंगा? दोनों साइड dq से डिवाइड कर दूंगा वहां पहुंचने के लिए। नाउ डिवाइड बाय dq, ठीक है। तो ये मेरे को 1 मिल जाएगा, 1 इक्वल्स टू dw/dq प्लस du/dq। एक बात बताइए कि एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए du कितना है मेरा? NCV/dt, क्योंकि वर्क डन भी तो चेंज हो रहा है, वर्क डन भी तो हो रहा है, और वर्क डन हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। तो इंटरनल एनर्जी NCV/dt मैंने निकाली है और आपको पता भी है। बट DQ कितना होगा यहाँ पर? DQ मेरा प्यारे भाई होता है NCP/dt। और अगर आपको और अच्छे से समझना है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जाइए मोलार स्पेसिफिक हीट का लेक्चर देख के आइए। और मैं भी जहां तक मुझे लग रहा है ये लेक्चर नंबर 1 में ही मिल जाएगा आपको, और अगर 1 में नहीं मिला तो 2 में तो पक्का मिल ही जाएगा, जहां मैंने मोलार हीट कैपेसिटी और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों सिखाई है, ठीक है। तो ये आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, यहां से dw क्या मिल जाएगा मेरे को? dw/dq इक्वल्स टू 1 माइनस du/dq। चलिए 1 माइनस du की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाई? NCV/dt है, और dq की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? NCP/dt है, ठीक है। dw/dq कितना मिल रहा है? ये ध्यान से देखिए, 1 माइनस n से n कैंसिल, dt से dt कैंसिल, cv/cp मेरे प्यारे भाई cp/cv गामा होता है, तो cv/cv होगा 1/गामा, ठीक है। क्या होगा? 1/गामा होगा। तो dw इक्वल्स टू dq, ये हो गया उसका फ्रैक्शन। और
मैंने वर्क डन कितना यूज किया मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस 1 बाय गामा टाइम्स डी क्यू, 1 माइनस 1 बाय गामा टाइम्स डी क्यू। अगर मुझे मेरा एडियाबाटिक रेशियो पता है तो मैं निकाल लूंगा, और एडियाबाटिक रेशियो के लिए मुझे डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है मैं तो भी निकाल लूंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है मेरा, बताइए कितना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा होता है इन द डायरेक्ट गामा 1 प्लस कितना होता है मेरे बच्चों, 1 प्लस एफ बाय 2। ठीक है, चलिए सॉरी 1 प्लस 2 बाय एफ, 1 प्लस 2 बाय एफ। चलिए हो गया ये, आइए तो आगे बढ़ते हैं। तो अपने को ये तो मिल गया, अब क्या चाहिए अपने को, अब चाहिए अपने को डी यू बाई डी क्यू। अगेन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, dq equals to du plus dw, again divide by dq, divide by dq. Now 1 equals to du by dq plus dw by dq। ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू डी यू बाई डी क्यू, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू की जगह पे क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ 1 माइनस 1 बाय गामा, 1 माइनस 1 बाय गामा। ध्यान से देखो ये 1 से ये 1 निकल जाएगा, दूसरा रंग लेता हूँ, ये 1 से ये 1 निकल जाएगा। देन डी यू बाई डी क्यू कितना मिल गया, 1 बाय गामा मिल गया मुझे, और इतनी हीट एनर्जी मीन्स 1 बाय गामा टाइम्स डी क्यू। मैंने हीट एनर्जी ली है कहां से, डी क्यू से। अगर ध्यान दो 1 माइनस गामा प्लस 1 बाय गामा, अगर आप डी डब्ल्यू और डी क्यू डी यू को जोड़ते हो तो आपको नेट में डी क्यू ही मिलने वाला है, आपको नेट में डी क्यू ही बन के मिलेगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, सिंपल था आपको बस। अब इसके ऊपर हम लोग सवाल लगाएंगे, लिख लो इसको फटाफट, चलो लिख लो इसको। ठीक है, चलो आ जाओ, हो गया। चलिए देखिए यहां पर हीट इज गिवन टू द 4 मोल डायटोमिक गैस थ्रू आइसोबारिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, देन द फाइंड फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज टू इंटरनल एनर्जी। मींस मैंने हीट का कितना फ्रैक्शन, मैंने हीट का कितना हिस्सा यूज किया है, कहां पर मेरे प्यारे बच्चों, कहां पर यूज किया है मैंने, इंटरनल एनर्जी में। तो कुछ नहीं यार, हीट का इंटरनल एनर्जी का पूछ रहे हैं तो डी यू बाई डी क्यू पूछ रहे हैं, मतलब फॉर्मूला क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 1 बाय गामा होगा। डाई एटोमिक गैस है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका होता है 7/5 गामा। अब प्लीज आप लोग ये मत पूछना कि बच्चों सर ये बताइए 7/5 कहां से आया है, जाइए देखिए लेक्चर नंबर 1 2 3 4 पूरा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आना बहुत जरूरी है, गामा आना बहुत जरूरी है, वो सब देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 5/7, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। समझ गए, इतना दिक्कत है नहीं, देखिए ना सिंपल क्वेश्चन था। अगर नहीं पता होता तो कहां से निकालते रेशियो, हम कहां से निकालते, फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी डाई एटोमिक गैस था, सेम आंसर आता, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। व्हेन एन आइडियल मोनो एटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, then what fraction of heat given is used to increase internal energy of the gas। मेरे प्यारे भाई ये अगेन क्या पूछ रहा है, du by dq पूछ रहा है। मोनो एटोमिक गैस है, 1 बाय गामा कितना होता है भाई, गामा मेरा 5/3 होता है ये। ठीक है, मोनो एटोमिक गैस के लिए गामा 5/3 होता है, कितना मिल जाएगा ये, 3/5 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज माय फाइनल आंसर। समझ गया। चलिए आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग डी डब्ल्यू बाय डी क्यू निकाल के बताइए सेम गैस के लिए। ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू निकाल के बताइए सेम गैस के लिए। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भाई एक वैल्यू है, डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, डिवाइड कर दो, एक साइड 1 बच जाएगा आपका, भाई को वहां फेंको। समझ गए,
तो 1 - 3/5, 1 - 3/5 क्या मिल जाएगा आपको? 2/5 मिल जाएगा। खत्म बात, आ गया आंसर, खलास। चलिए, तो ये आप लोग ऐसा होमवर्क चूज कर लेना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग ग्राफ पे रिटर्न लौट के आते हैं। ये तो अपना हो गया था मेरे को लग रहा है, ठीक है। चलिए, ये भी हो चुका है। आइए, ये वाला ग्राफ देखिए। चलिए, ये टीवी ग्राफ है। पीछे वाला जो था अपना मेरे पास, जो ये वीटी ग्राफ था, ये टीवी ग्राफ है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आएगा। तो आप लोग देख के बताइए कि आंसर क्या होगा। इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है प्यारे भाई। क्या बन जाएगा यहाँ पर? सीधा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका आंसर ज्यादा। P3 स्लोप सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज में करेक्ट आंसर। और अगर लिखना भी तो आप लोग ऐसा ऐसा लिख सकते हो कि इन टीवी ग्राफ स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी, इन टीवी ग्राफ स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब ध्यान देना, मतलब कांस्टेंट प्रेशर का तो ग्राफ ही है अपना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? अब यहाँ पर अगर ये, तो जिसका सबसे ज्यादा स्लोप उसका सबसे ज्यादा आंसर। तो स्लोप ऑफ P3 is greater than slope of P2 is greater than slope of P1। अगेन, स्लोप ज्यादा प्रेशर ज्यादा, स्लोप ज्यादा प्रेशर ज्यादा टीवी ग्राफ में। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए, बढ़ते हैं आगे। आ जाओ, बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। इसको देखो, मैंने क्या किया, अब डायरेक्ट मैंने एक लाइन मार दी है। ये लाइन प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं बता रही है, बस पाथ बता रही है आपको प्रोसेस का। कैसे? जैसे लास्ट टाइम हमने वॉल्यूम वाले में किया था। कुछ नहीं करना है, वीटी ग्राफ है, मतलब बीच का जो लाइन होगा स्ट्रेट लाइन, वो प्रेशर के लिए होगा। समझिए, वो कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट करेगा, क्योंकि वीटी ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो क्या करना है, बस आंख मूंद करके यहां पर मार दो स्ट्रेट लाइन, 3 की भरा पड़ी है। ठीक है, रुक जाओ, इसको ना थोड़ा सा हम, नहीं है, चलो ठीक है। एक ऐसा मारो, एक ऐसा मारो, और एक ऐसा मारो। ठीक है, चलिए, अब ध्यान से देखिए कि ये कहाँ पे काट रहा है मेरे प्यारे भाई। ये इस पॉइंट पे काट रहा है, ये यहाँ काट रहा है, और ये यहाँ काट रहा है। नाम देना इनका, इनका नाम दे दीजिए P1, P2, P3। ठीक है, चलिए, अब एक बात बताइए, वीटी कर्व है, ठीक है। रुकिए, एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पे चेंज किए देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन पे लिखिए आप कि जो ग्राफ है, ग्राफ इज, sorry, the pressure will be in the given graph, pressure will be, ठीक है, increasing, decreasing और कांस्टेंट। चलिए, आइए, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे आपको मिलने वाला है वीटी कर्व है, मीन्स स्लोप इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्लोप किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा स्लोप किसका मेरे प्यारे भाई? सबसे ज्यादा स्लोप है यहाँ पर P1 का। अगर P1 का स्लोप ज्यादा है तो P1 का प्रेशर कम होगा, फिर P2 का होगा, फिर P3 का होगा। क्योंकि P3 का स्लोप सबसे कम है तो प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सबसे कम है, फिर ये है, ठीक है, ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, फिर ये वाला, तो इन दोनों से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एरो देखिए आप लोग, तो प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, कम ज्यादा फिर बहुत ही ज्यादा, तो प्रेशर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन तो आप लोग निकाल ही लेते, बट एरो के ऊपर एक और चीज आप सीख सकते थे कि एरो देखिए कम से ज्यादा की ओर जा रहा है कि ज्यादा से कम की ओर आ रहा है। अगर ये बी से ए आता तो वहां पर क्या होता? प्रेशर इज डिक्रीजिंग होता। समझ गए? प्रेशर इज डिक्रीजिंग होता। चलिए, बढ़ते हैं आगे। यहां देखिए,
अब देखिए यहाँ पर इस ग्राफ का सॉल्यूशन ना मैं प्रेशर का जो है रिलेशन है, ठीक है, इसका दो ऑप्शन में यहाँ पे बना देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, सेम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट। चलिए अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों का ऑप्शन का आंसर देना, बट मैं इसका आंसर दे सकता हूं बिना इसके। आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, और यहां पर मैं क्या देख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, टी तो कांस्टेंट है, टी तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम तो घट रहा है, बी से ए की ओर जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, प्रेशर, वॉल्यूम, एन आर टी, भाई ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट हो चुका है, और अगर ये पूरा टर्म कांस्टेंट है और वॉल्यूम घट रहा है तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर को तो बढ़ाना होगा, मींस प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। बट अब मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिलेशन, तो चलिए फिर बना लेते हैं रिलेशन। मारो एक स्ट्रेट लाइन यार, कि भरा बड़े सवाल ही। चलिए देखिए यहां पर P1, P2, P3, जानने वाली बात यह है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कि टीवी ग्राफ में स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, जिसका जितना ज्यादा स्लोप उसका उतना ज्यादा प्रेशर। सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, P1 का, फिर P2 का, फिर P3 का। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाई, P1 का स्लोप सबसे ज्यादा है, फिर P2 का, फिर P3 का। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, रिलेशन में तो क्या सही होगा अपना, ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसी ने अगर P1, P2, P3 ऐसे लिया होगा तो ऊपर वाला सही होगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। बस ये समझना चाहिए इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखिए, कम फिर ज्यादा फिर बहुत ज्यादा, मीन्स इंक्रीजिंग है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये इंक्रीजिंग है। समझ में आया आप सबको, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, क्लियर है एकदम, चले एकदम क्लियर क्लीन शॉर्ट है। चलिए शायद ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया अभी अभी पीछे पीछे, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क में देके भेज रहा हूँ कि वीटी कर्व दिया गया है, प्रेशर विल बी क्या होगा। और यहाँ पर मुझे लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीटी कर्व है तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, ये आपको बताना है। होमवर्क लिख के जाओ, इन द गिवन ग्राफ व्हाट विल बी द प्रेशर, इन द given graph, in the given graph what will be pressure। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी कांस्टेंट, ऑप्शन डी कांट से, ऑप्शन डी कांट से। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए फिर ये क्वेश्चन आपका होता है होमवर्क, और यहाँ पे खत्म होता है अपना क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे खत्म होता है अपना आइसोबारिक प्रोसेस। अब देखिए अपना आइसोथर्मल प्रोसेस बचा है, एडियाबैटिक प्रोसेस बचा है। प्रोसेसेस खत्म, फिर शुरू होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और दूसरे शब्द में बोलूं तो हीट इंजन, हीट पंप्स, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल और स्टर्लिंग साइकिल। बस वहां पे हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। क्या सीखेंगे बच्चों, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ हम लोग सीखेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।